फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग बोर्ड में कुछ लिखा हुआ देख रहे होंगे, ये है मोमेंटम। तो पढ़ाने से पहले हम आप लोग से कुछ पूछना चाहेंगे। चलिए कुछ खेलते हैं। जैसे ठीक है, तो क्या है, रोड के बीच में राम खड़ा है, ठीक है। इधर से ट्रक आ रहा है और एक तरफ से साइकिल आ रहा है। तो राम के पास एक ही ऑप्शन है, या तो साइकिल से टकरा जाओ या तो ट्रक से टकरा जाओ। तो राम क्या करेगा, खुद को कम चोट लगने के लिए वो क्या करेगा, ट्रक से जाके टकरा जाएगा या साइकिल की ओर जाएगा। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। किसी एक से टकरा गया तो अब ये आपको सोचना है कि वो क्या करेगा। दूसरा क्वेश्चन, आप जंगल में है, जस्ट इमेजिन दैट यू आर इन ए फॉरेस्ट। आप जंगल में हैं और आपके पास दो हथियार है, एक लोहा का डंडा है इतना ही बड़ा और एक लकड़ी का डंडा है इतना बड़ा। तो आप शेर को किससे मारोगे? अचानक शेर आ गया तो आपका हाथ किधर जाएगा, लोहे के डंडा की ओर या लकड़ी के डंडा की ओर? आप क्या कीजिएगा? तो ये मेरा दो सवाल है, इसका आंसर आपको ये टॉपिक खत्म होते होते मिल जाएगा। आप खुद दीजिएगा इसका जवाब, इसका गारंटी हम देते हैं। तो चलिए, हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। लेकिन न्यूटन्स के सेकेंड लॉ तक अभी नहीं जाएंगे जब तक कि हम लोग इस टॉपिक को कवर नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। मोमेंटम क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि ये मेरा हाथ में ये बुलेट है, ठीक है। ये बुलेट है और इसको हम गन से फायर करते हैं। कोई कार्ड है या लकड़ी का कोई कार्डबोर्ड है, तो क्या होगा, ये बुलेट उसको क्या करेगा, होल करके निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये बुलेट जितना वजन का था, जितना मास का था, उतना ही वजन का हम लोग क्या करते हैं, एक पत्थर लेते हैं और उसको भी फेंक के मारते हैं। तो क्या पत्थर निकल जाएगा पार होके? देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब मास और वेलोसिटी ये दो चीज कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक इफेक्ट पैदा करते हैं। मास और वेलोसिटी जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो इफेक्ट पैदा करते हैं और बहुत डेंजरस इफेक्ट पैदा करते हैं। तो मास और वेलोसिटी के इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम। जैसे कि हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास को वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही मोमेंटम कहलाता है। अभी बुलेट वाला क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे बुलेट हम फायर किए, वो कार्डबोर्ड को छेद करते हुए पार हो गया। क्यों? क्योंकि उस पे वेलोसिटी उसका बहुत ज्यादा है और उस पे मास भी है। तो मास और वेलोसिटी दोनों मिलके क्या किए, एक बहुत ताकत लगाए और वो मोमेंटम, बहुत ग्रेटर मोमेंटम प्रोड्यूस किए और वो क्या हो गए, पार हो गया, ठीक है। और वही हम पत्थर लिए, उसका भी मास सेम था, हम बोले थे बुलेट के उतना ही मास है। वो पत्थर को हम मारे तो क्या था, वेलोसिटी कम था, इसीलिए उतना इफेक्ट नहीं किया। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा। दूसरा एग्जांपल लीजिए, एक बालू रखा हुआ है, मान लीजिए बालू का हम ऐसे ढेर लगा दिए। क्या किए, एक छोटा सा पत्थर लिए और सेम हाइट से गिरा दिए। और एक दूसरा बार क्या किए, एक बड़ा पत्थर लिए और उसको क्या कर दिए, गिरा दिए। अब ऑब्जर्व कीजिए कि कौन पेनिट्रेट ज्यादा करे, धंसेगा, बालू में कौन ज्यादा धंसेगा? अब भी देखेंगे, सोचेंगे, बड़ा जो पत्थर है जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा धंसेगा। वेलोसिटी तो दोनों का सेम था, सेम हाइट से हम गिराए, सेम वेलोसिटी से। यहाँ वेलोसिटी तो सेम था, लेकिन पेनिट्रेट जिसका ज्यादा मास था वो पेनिट्रेट ज्यादा किया, वो ज्यादा धंस गया बालू में। तो कहने का मतलब, मास अगर ज्यादा है, वेलोसिटी अगर कम है, तब भी क्या होगा, मोमेंटम
ज्यादा होगा। मतलब मास और वेलोसिटी में कुछ ऐसा कंबाइंड जब हो जाता है तो वो क्या पैदा करता है, मोमेंटम। अगर वेलोसिटी ज्यादा हो तो ज्यादा मोमेंटम होगा, अगर मास ज्यादा हो तो भी ज्यादा मोमेंटम होगा। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो मोमेंटम ही बढ़ेगा, मास बढ़ रहा है तो भी मोमेंटम बढ़ेगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला पी से लिखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। और ऐसा यूनिट से क्या है, मास का क्या होता है केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। और दूसरा मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए मोमेंटम भी हम लोग का क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन पूछे थे शायद आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हम पूछे थे कि ट्रक से टकराएगा राम या साइकिल से। उसके पास वही ऑप्शन है, या तो ट्रक से जाकर टकरा जाओ या तो साइकिल से टकरा जाओ, किस पे उसको कम चोट लगेगा। तो हम क्या बोले, मास ज्यादा रहेगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा। तो ट्रक का मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम ज्यादा है, उससे टकराएगा तो ज्यादा इफेक्ट होगा राम को, ज्यादा डेंजरस होगा। और साइकिल मास कम है, अब बस और साइकिल दोनों सेम ही स्पीड से आ रहा था, ऐसा नहीं कि वो ज्यादा स्पीड नहीं, दोनों सेम स्पीड से हैं। हम मास के ऊपर समझने के ऊपर है, तो मास ज्यादा हुआ ट्रक का, इसलिए ट्रक से अगर टकराए तो ज्यादा इफेक्ट होगा, हो सकता है डेथ। और साइकिल से, साइकिल का कम मास है, सेम स्पीड से दोनों आ रहा था, तो साइकिल का कम मास है तो क्या होगा, उसको कम चोट लगेगा। इसलिए राम क्या प्रेफर करेगा कि जाके साइकिल से ही टकरा जाए, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछे थे शेर वाला कि आप क्या कीजिएगा, लकड़ी का डंडा से मारिएगा शेर को या लोहे के डंडा से। जिसका मास ज्यादा है उससे मारेंगे हम। लोहा दिमाग में भी जाएगा, अगर लोहा भारी है उससे जाकर मारते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मास ज्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है, मोमेंटम ज्यादा हो रहा है। मोमेंटम ज्यादा होगा तो इफेक्ट ज्यादा, जैसे बालू वाला समझाए थे ना, ज्यादा मास वाला पत्थर था, गिरने से क्या होता था, ज्यादा धंस जाता था। तो इसीलिए अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा होगा, मास ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा होगा। इसीलिए हम लोग क्या रड प्रीफर करेंगे शेर को मारने के लिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि शेर हमें मार सकता है ना। चलो जोक था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा, मास ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा। ठीक है, और हमको लगता है कि ये मोमेंटम जो था क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद, ध्यान दीजिए। तो हम लोग मोमेंटम का मतलब समझ गए हैं। ठीक है, मास ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, बस बात खत्म, यहीं पे हो जाता है। धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इमेजिन कीजिए, इमेजिन एक बड़ा बॉक्स है। ठीक है, 50 kg का बॉक्स है। ठीक है, उसको धक्का देना है तो क्या करना होगा, ऐसे करेंगे हो जाएगा। और एक 5 kg का बॉक्स है, ठीक है, उसको भी धक्का देना है, यहाँ से लेके चितरपुर बाजार टाड़ तक ले जाना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से अगर 1 किलोमीटर दूर ले जाना है तो क्या करेंगे, तो किसको हम लोग ले जा सकते हैं जल्दी से, 5 kg का जो छोटा वाला है उसको धक्का दे दे के ले जाएंगे। ये 50 kg के लोग को ले जाने में बहुत मेहनत लगेगा, बहुत फोर्स लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा मास अधिक होगा उतना ज्यादा हमको क्या लगेगा, फोर्स लगेगा ना। जितना ज्यादा मास होगा उतना अधिक फोर्स लगेगा, और जितना कम मास होगा उतना कम फोर्स लगेगा। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 1 kg का बटखरा होता है, 2 kg का बटखरा होता है, 3 kg, 5 kg, सब एक ही रहता है क्या, सब अलग अलग रहता है, सबका मास अलग अलग होता है। ठीक है,
तो फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा मास है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे मास बढ़ाते जाएंगे वैसे फोर्स भी हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कहाँ पे आए देखिए, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जैसे कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये घट रहा है तो ये भी घटेगा, या ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। ठीक है, ये हो गया डायरेक्टली। इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर बोल देते तो 1/, मान लीजिए बी है, 1/b है, अगर नीचे ये रहा 1/, में रहता तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली मतलब ये अगर बढ़ रहा है तो ये घटेगा। यहाँ पे मान लेते हैं a, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, और ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा, जस्ट उल्टा होता है, इसीलिए इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। लेकिन डायरेक्टली में ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इनवर्सली का मतलब यही होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, अगर मास ज्यादा है तो फोर्स हमको क्या ज्यादा लगाना पड़ेगा। 50 केजी का बॉक्स को धक्का देने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना होगा, और वही 5 केजी का बॉक्स है उसको धक्का देने के लिए क्या कम फोर्स लगाना होगा। ठीक है, सिंपल तो है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं देखिए, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो फोर्स, ये मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और मास घटेगा तो फोर्स भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इसको दिमाग में रखिए। सेकेंड कि एक्सीलरेशन क्या होता है, याद है आप लोग को? एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। दिमाग को घुमाइए, रिवाइंड कीजिए और ध्यान दीजिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब v - u/t इज एक्सीलरेशन होता है ना। ठीक है, अब जैसे बॉक्स वाला हम लोग कर रहे थे, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा एक्सीलरेट करना है, ज्यादा स्पीड से चलाना है, ज्यादा वेलोसिटी से चलाना है, तो क्या करेंगे, हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा एक्सीलरेट होगा, कम फोर्स लगाएंगे तो कम एक्सीलरेट होगा। एक बॉल को ऐसे फेंकेंगे, ऐसे यहीं तक जाएगा, लेकिन ऐसे फेंकेंगे तो कहाँ तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, क्या हो रहा है देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट भी एक्सीलरेट ज्यादा होगा, और फोर्स कम है तो एक्सीलरेट भी कम होगा। तो देख रहे हैं हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, कुछ सुनाई पड़ रहा है? हाँ, हम लोग कहाँ पहुंचे हैं कि फोर्स is directly proportional to acceleration to। बहुत सिंपल चीज है। जैसे एक्सीलरेशन अगर हमको बढ़ाना है, किसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा हाई स्पीड में मूव करना है, हाई वेलोसिटी में मूव करना है, हाई वेलोसिटी में, तो क्या ज्यादा एक्सीलरेट करना है, हाई एक्सीलरेशन अगर करना है उसमें, तो क्या करेंगे, फोर्स ज्यादा लगाएंगे। ज्यादा जोर से धक्का दो, ज्यादा दूर गिरेगा, कम जोर से धक्का दो, कम दूर गिरेगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन को मिला दीजिए तो क्या मिला, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ma। जैसे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ma मिला। ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, मास और एक्सीलरेशन का। ठीक है, क्योंकि मास अगर बढ़ता है तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, मास अगर घटता है तो फोर्स भी घटेगा। एक्सीलरेशन बढ़ाना है तो फोर्स बढ़ाना होगा, एक्सीलरेशन घटाना है तो फोर्स ज्यादा एक्सीलरेशन, कम फोर्स कम एक्सीलरेशन। ठीक है, इतना दूर समझ में आया। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, इतना समझ में आया? आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया है। नहीं आया तो वीडियो को फिर रिवाइंड करके फिर देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखते हैं, फिर इसके आगे हम लोग फिर चलते हैं। इतना एक बार रिवाइज कर लीजिए, चलिए रिवाइज कीजिए। रिवाइज किए कि बस बैठ ले रहे हैं इधर उधर, रिवाइज करना जरूरी था। ठीक है, तो हम लोग
F प्रोपोर्शनल टू ma तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू हम बताए थे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी t। तो टाइम, कितने टाइम में ये वेलोसिटी चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। रेट मतलब टाइम से डिवाइड, ठीक है, हम बताए हुए थे, रेट मतलब टाइम से डिवाइड को ही रेट बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ये हुआ, अब एक्सीलरेशन की जगह पे ये पुट कर दीजिए, ठीक है, ए प्रोपोर्शनल टू एम, ए की जगह v माइनस यू बाई टी। सॉल्व करना है, सीधा मैथमेटिक्स से सॉल्व करना है, ठीक है। ए प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस m इंटू यू बाई टी। देखिए क्या मिला, फोर्स प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस m इंटू यू बाई टी। एम भी अभी तुरंत बताए थे, अभी एम भी क्या क्या, एम भी मतलब होता है, बोलिए, मोमेंटम। तो ये फाइनल मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम था, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, चेंज इज मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में क्या हो रहा है, चेंज हुआ ना, ठीक है। तो देखिए क्या मिला हमको, एफ प्रोपोर्शनल टू, इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं, एम भी मतलब मोमेंटम, वेलोसिटी है ना, यू भी तो वेलोसिटी ही है, इनिशियल वेलोसिटी। यू भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि वेलोसिटी है या नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम लैंग्वेज में लिख देते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। F प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। इतना हजम कर लीजिए, एक बार फिर बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, एने वाने देखने से कोई फायदा नहीं है जीवन में, बोर्ड पे देखिए तो फायदा होगा। चलिए हम लोग कहां तक पहुंचे थे, F प्रोपोर्शनल टू एम ए मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला सभी को याद हो गया, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, समझ में आया। तो F प्रोपोर्शनल टू एम ए का वैल्यू v माइनस यू बाई टी बैठा दीजिए शांति से, F प्रोपोर्शनल टू m, a की जगह v माइनस यू बाई टी। अब F प्रोपोर्शनल टू इंटू कीजिए m इंटू v, m इंटू u, m इंटू v माइनस m इंटू u बाई t, तो नीचे था t। तो ये मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, मोमेंटम। ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम। मतलब चेंज हुआ कि नहीं, कोई चीज में चेंज हो रहा है, अभी 5 के स्पीड से चल रहा है, थोड़ा देर बाद 10 के स्पीड से चल रहा है, तो चेंज कितना हुआ, 10 माइनस 5, वही हुआ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हुआ कि नहीं, तो वही लिखे, चेंज इन वेलोसिटी लिख देना, सॉरी, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन, क्योंकि ये मोमेंटम है, वेलोसिटी थोड़ा है, चेंज गलती होता है, इंसान है यार, भगवान में, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, momentum, तो ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। इतना हजम हुआ, हजम हो रहा है, हाँ। एक बार थोड़ा सा सोचिए, 2 मिनट दे रहे हैं, 2 सेकंड, चलिए सोचिए, लेट्स थिंक दैट। तो बच्चों, तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे, यहीं पहुंचे थे ना, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो देखिए हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसको रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेट, RATE, ठीक है। किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं, फिजिक्स के लैंग्वेज में, ठीक है। किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसको रेट बोलते हैं। तो इसको हम एक सेंटेंस में बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इट
the force and it take place in the direction of force acts. और ये किस डायरेक्शन में लगेगा? इधर फोर्स एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में होगा. तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force on the body and it take place in the direction of force act. तो ये क्या हो रहा है? मोमेंटम में चेंज हो रहा है. रेट टाइम डिवाइड किया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है. मोमेंटम बढ़ेगा तो ये फोर्स से बढ़ेगा, ठीक है. लेकिन ये टाइम क्या है? इनवर्सली है ना, ठीक है. तो इसको रेट बोलते हैं डायरेक्ट. इसके एक सेंटेंस में क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख सकते हैं. इसीलिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स of in a body and it take place in the direction of force x. तो फोर्स का डायरेक्शन, ये मोमेंटम क्या है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. इसका डायरेक्शन क्या होगा? जिस डायरेक्शन फोर्स लगा उसी डायरेक्शन, वही डायरेक्शन होगा मोमेंटम का भी, ठीक है. तो ये जो हम इतना बार बोल रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए बॉडी is directly proportional to the applied force and it take place in the direction of force act. ये क्या चीज है मालूम है? न्यूटन का सेकेंड लॉ है. यही है न्यूटन का सेकेंड लॉ, ये ठीक है. तो अब इसको फॉर्मूला में अगर लिखना चाहते हैं, जैसे कि क्या था फॉर्मूला में? एफ प्रोपोर्शनल टू क्या मास v माइनस यू बाई टी और एफ इक्वल टू का साइन अगर देंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है कि ये m और ये एक्सीलरेशन k का वैल्यू 1, k इक्वल टू 1, तो f इक्वल टू m a. समझिए. और बोले ये पीछे हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है ना. उसी से ना हम बोले हाँ इसको इंटू करके मोमेंटम में आए थे, ठीक है. तो मास इंटू एक्सीलरेशन मास. तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लिखा जाता है. ये फिजिक्स का तरीका है, ठीक है. तो k लिख दिए, कोई कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है. तो k का वैल्यू 1 ले लेते हैं. अब ले जाया जाता है अपने से, ले लो k का वैल्यू 1 हो गया तो मास इंटू एक्सीलरेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है. तो यही न्यूटन का